विश्लेषण की शुरुआत हम चंद्रयान-3 मिशन से करेंगे, जिसने भारत के 140 करोड़ लोगों को एक नई उम्मीद देने के साथ साथ देशभक्ति के भाव से भर दिया है। पिछले 15 वर्षों में यह भारत का तीसरा और पिछले 4 वर्षों में भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन है, जो अपनी लॉन्चिंग के दौरान पूरी तरह सफल रहा। आज दोपहर 2:35 पर जब आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया, तो उस समय पूरी दुनिया की नजर हम पर थी, यानी भारत पर थी, इसरो पर थी, और भारत की नजर चंद्रमा पर थी। इसरो की पहली अग्नि परीक्षा थी लॉन्चिंग के बाद रॉकेट के जरिए चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करना, और इस काम में इसरो को सिर्फ 16 मिनट का समय लगा। लॉन्चिंग के 16वें मिनट में चंद्रयान-3 अपने लॉन्च व्हीकल से अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया, और अब ये इस समय जब मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं, तो ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये चक्कर पहले छोटे होंगे और बाद में ये बड़े होते चले जाएंगे, और इस तरह पूरे 1 महीने के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 23 अगस्त को इस अंतरिक्ष यान का लैंडर साउथ पोल में चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। और अगर यह लैंडिंग सॉफ्ट रही और यह मिशन कामयाब हो गया, तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का सिर्फ चौथा और चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कराने वाला पूरी दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और यह सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की भूमिका को हमेशा के लिए बदल देगी, और इसरो इस मामले में नासा को भी पीछे छोड़ देगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift-off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का की गई है। Chandrayaan-3 satellite separated. चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. तो आज ये जो तस्वीरें हैं, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने इन्हें टीवी पर देखा या अपने मोबाइल फोन पर देखा, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरे देश को आज एकता में पिरोकर रख दिया है, पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग कर रख दिया है। और आज हमारे देश के करोड़ों लोग तालियां बजा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे जब यह प्रक्षेपण शुरू हुआ। चंद्रयान-3 का लक्ष्य है चंद्रमा की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करना और आइस मॉलिक्यूल्स के बारे में साक्ष्य जुटाकर यह समझना कि क्या भविष्य में चंद्रमा की सतह से दूसरे ग्रहों का अध्ययन भी किया जा सकता है या नहीं। यह पूरा मिशन लगभग 2 महीने तक चलेगा, जिसमें 23 अगस्त की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। और यह एक ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में भारत की तरक्की में 4 चांद लगा सकता है। दिल्ली की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आपको दिल्ली नहीं बल्कि दरिया दिल्ली नजर आएगी। दरिया दिल शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज आपको दरिया दिल्ली दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना नदी से लगे 35 से ज्यादा रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, और यह स्थिति भी तब है जब यमुना नदी का जलस्तर कल के मुकाबले आज कुछ कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। एक दिन पहले यह जलस्तर 208.65 मीटर था और आज ये 208.17 मीटर है। लेकिन यमुना अब भी इतनी क्रोधित है कि दिल्ली का लाल किला, रिंग रोड और आईटीओ के आसपास के इलाकों में कई फीट पानी भरा हुआ है, और आज बाढ़ का यह पानी दिल्ली के राजघाट तक भी पहुंच गया। राजघाट वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी की समाधि है, ये उनका समाधि स्थल है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि बाढ़ और सूखा ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उनके मन और मस्तिष्क को बहुत विचलित करती हैं, और इसीलिए आजादी से पहले भारत में जब कभी भी कहीं भी बाढ़ आती थी
तो महात्मा गांधी उस राज्य के बाढ़ पीड़ितों से जाकर जरूर मिलते थे और कई बार उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी तरफ से भी आर्थिक सहायता दी। लेकिन आज महात्मा गांधी का अपना ही समाधि स्थल राजघाट बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है और ये तस्वीरें देखकर शायद महात्मा गांधी की आत्मा भी आज ये जरूर कह रही होगी, हे राम। पूरा राजघाट इस वक्त जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। जब सुबह के वक्त मैं यहाँ पर आया था तब मेरी कमर तक पानी था और अब पानी का लेवल जो है वो मेरी गर्दन से भी ऊपर है। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पर डूब जाऊं। ये स्थिति जो है वो फिलहाल राजघाट की तस्वीरों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है और कश्मीरी गेट रिंग रोड से ये पानी लगातार आईटी और इन हिस्सों के अंदर जो है वो बढ़ रहा है, जो कि आम आदमी के लिए मुसीबतें जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि रिंग रोड पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। पानी का फ्लो रुकता हुआ फिलहाल जो है वो अभी नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें राजघाट पर जहां पर आप समझेंगे कि किस तरीके से पानी का जो फ्लो है वो लगातार बढ़ रहा है इन इलाकों के अंदर। आज पूरे देश में दिल्ली की बाढ़ की चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि यमुना नदी का पानी दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमुना नदी का पानी पहले इसी लाल किले की दीवार को छुआ करता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे यमुना नदी सिकुड़ती चली गई वैसे वैसे दिल्ली का नक्शा भी बदलता चला गया और इस नदी के सीने पर इंसानों ने नई नई और बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, सड़कें और पुल बना दिए और यह सोच लिया कि अब यमुना नदी अपना स्थान यानी अपना घर छोड़ चुकी है। लेकिन आज जब यमुना अपने पुराने अस्तित्व में लौट आई, अपने पुराने घर में लौट आई और यमुना का पानी आज वहीं तक पहुंच गया जहां आज से 200 वर्ष पहले होता था, तो लोग इसे बाढ़ बता रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि यमुना नदी का पानी इंसानों के इलाके में नहीं आया, बल्कि इंसान यमुना नदी के इलाके में आकर बसना शुरू हो गए और आज यमुना इसी बात की याद आपको दिला रही है। मुगल शासक शाहजहां ने वर्ष 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया था और तब इसके एक साल बाद 1639 में यमुना के किनारे लाल किले का निर्माण करने के लिए एक खास जगह का चयन किया गया था। उस समय जिस स्थान पर लाल किले की अंतिम दीवार बनाई गई थी, उस दीवार से यमुना नदी का किनारा लगता था। लेकिन बाद में यमुना सिकुड़ती चली गई और नदी के क्षेत्र पर इंसानों का कब्जा या कह लीजिए अवैध कब्जा होता चला गया। पिछले 60 वर्षों में यह अतिक्रमण सारी सीमाएं लांघ चुका है और यहां बात सिर्फ अतिक्रमण की नहीं है। यमुना के सिकुड़ने के बाद जहां पहले कभी नदी का पानी बहा करता था, उस इलाके में अलग अलग सरकारों ने स्टेडियम बना दिए। फ्रांस की ये बेस्टिल डे परेड दुनिया की सबसे पुरानी मिलिट्री परेड्स में से एक है। बेस्टिल का अर्थ उस जेल से है जहां 18वीं शताब्दी में उन कैदियों को बंद करके रखा जाता था, कैद करके रखा जाता था, जो राजशाही सत्ता के खिलाफ थे, बगावत करते थे। वर्ष 1788 में जब फ्रांस में सूखा पड़ा और आम लोग भूखा मरने लगे, तो इसके बाद फ्रांस में क्रांति का एक नया मंच शुरू हुआ और फ्रांस के उस समय के राजा किंग लुई द 16 के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह के तहत सबसे बड़ा हमला 14 जुलाई 1789 को पेरिस की बेस्टिल जेल पर हुआ, जहां भीड़ ने हमला करके 7 कैदियों को छुड़ा लिया और इस तरह आम लोगों ने अपनी ताकत से राजा के इस तिलिस्म और उसकी जेल की दीवारों को चकनाचूर कर दिया और तभी से बेस्टिल जेल की इस घटना को फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। और ऐसे मौके पर जब फ्रांस भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करता है, तो इसका मतलब यह है कि फ्रांस अपने राष्ट्रीय गौरव के क्षण को भारत के साथ साझा करना चाहता है, भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ साझा करना चाहता है। इसके अलावा फ्रांस ने पहली बार किसी भी भारतीय को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं। यह उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कल जब पेरिस के एलिसी पैलेस यानी वहां के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक प्राइवेट डिनर रखा गया, तो उस दौरान राष्ट्रपति मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, जो फिर से
भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इससे पहले यह सम्मान बहुत कम लोगों को मिला है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II, उनके पुत्र और ब्रिटेन के मौजूदा राजा किंग चार्ल्स III और जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मर्केल को ही यह सम्मान इससे पहले मिला है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी अब इस एलीट क्लब, जो बहुत छोटा सा क्लब है, अब उसमें शामिल हो गए हैं। इससे पहले सिर्फ इतने दुनिया के नेताओं को, सिर्फ 4 और दुनिया के नेताओं को यह सम्मान दिया गया है। आज ये 2 तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। एक तस्वीर कल की है जब प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा था, और एक तस्वीर 30 वर्ष पुरानी यानी वर्ष 1993 की है जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए थे और वहां उन्होंने एफिल टावर के पास खड़े होकर यह तस्वीर खिंचवाई थी। आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। 90 के दशक में जब प्रधानमंत्री मोदी किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, एक आम नागरिक की तरह फ्रांस गए और आईफिल टावर के सामने उन्होंने यह तस्वीर खिंचवाई। तब शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन वो इसी देश में आएंगे और इस देश का सर्वोच्च सम्मान इसी शहर में उन्हें दिया जाएगा। तो ये तो आपने दिल वाली दोस्ती देखी दोनों नेताओं के बीच। इसके बाद अब आपको भारत और फ्रांस की डील वाली दोस्ती के बारे में भी बताते हैं। दिल तो मिल गए, लेकिन डील भी हो रही है। भारत और फ्रांस के बीच 2 बहुत बड़े रक्षा सौदों पर सहमति बनी है, जिनमें एक डील राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर है और दूसरी डील स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेकर है, यानी एक पनडुब्बी और एक हवाई जहाज। वर्ष 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील की थी और तब ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए थे। लेकिन अब भारत फ्रांस से जो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रहा है उसे राफेल M यानी राफेल मरीन कहते हैं। ये फाइटर जेट्स भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जिन्हें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। और फिलहाल इन दोनों युद्धपोतों पर MiG-29 लड़ाकू विमान तैनात हैं। लेकिन भारतीय नौसेना को राफेल फाइटर जेट मिलने से समुद्र पर चीन का जो प्रभाव है वो उसे हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे और चीन को जरूर इस डील से बहुत परेशानी होगी। हालांकि इन विमानों की डिलीवरी से पहले 2 से 4 राफेल फाइटर जेट्स ट्रेनिंग के लिए भारत पहले ही भेज दिए जाएंगे, जिन्हें अलग अलग युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा और फिर हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो पायलट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग यहां पर की जाएगी। दूसरी डील 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेकर है, जिनका निर्माण पूर्व में हुई एक डील के तहत अब भारत में ही होगा, यानी ये मेड इन इंडिया होगा। ये पुरानी डील 6 पनडुब्बियों को लेकर हुई थी, जिनमें 5 पनडुब्बियों का उत्पादन हो चुका है और ये दोनों डील लगभग 90,000 करोड़ रुपए की होंगी। यानी पनडुब्बी और फाइटर जेट्स की जो डील हमने की है, जो कुल मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए की है।